गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे नया चैप्टर आपका, ये आपका चैप्टर नंबर 5 स्टेट ऑफ मैटर। और स्टेट ऑफ मैटर में आज जो हम पढ़ेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे हम किसके बारे में? गैसेस एंड लिक्विड स्टेट के बारे में। चलिए मैं जनरली थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको बता दूँ। गैसेस स्टेट आप यहाँ 11th में गैसेस स्टेट में पढ़ेंगे। कुछ पोर्शन आपका लिक्विड स्टेट का यहाँ पे आएगा, कुछ पोर्शन आप लिक्विड स्टेट का 11 के बाद 12th में आप पढ़ते हैं कहाँ? सॉल्यूशन वाले चैप्टर में, जो 12th का चैप्टर नंबर 2 है सॉल्यूशन, उसमें आप लिक्विड के बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद जो गैसेस स्टेट है, जो बाकी पोर्शन है गैसेस स्टेट और लिक्विड स्टेट का, गैसेस स्टेट फिर आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं, और लिक्विड स्टेट पढ़ते हैं आप जैसे विस्कोसिटी, विस्कस फोर्स वगैरह, ये आप कुछ पोर्शन फिजिक्स में भी पढ़ते हैं। तो लिक्विड का मोस्टली पोर्शन आपके पास कहाँ है? फिजिक्स में है। गैसेस का कुछ पोर्शन आपके पास यहाँ पे गैसेस स्टेट में, कुछ आपका फिजिक्स के पोर्शन में, और जो बाकी बचा खुचा हो वो कहाँ है? थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है, जो सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट आप 12th में पढ़ते हैं, 12th का पहला ही चैप्टर सॉलिड स्टेट का। ठीक है, तो यहाँ पे हम गैसेस और कुछ प्रॉपर्टी किसकी पढ़ेंगे? लिक्विड की पढ़ेंगे। जनरली हम यहाँ पे जो पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे? गैसेस स्टेट के बारे में मोस्टली पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जब इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं स्टेट ऑफ मैटर। ये आप लोगों को भी पता है, आप लोग जनरली 5th 6th 7th से पढ़ते आ रहे हैं कि जो मैटर की स्टेट होती है वो जनरली 3 स्टेट होती हैं। और कौन कौन सी होती हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये 3 स्टेट किसकी होती हैं? ये मैटर की जनरली 3 स्टेट होती हैं। अब साइंटिस्ट ने 2 स्टेट और भी ढूंढी हैं। कौन कौन सी? प्लाज्मा स्टेट हो गई आपकी, और दूसरी क्या होगी आपकी? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो प्लाज्मा स्टेट जैसे आपने देखा होगा, या आप लोग जैसे बाज़ार में घूमने जाते हो या शाम के रात के टाइम पे, तो आपने बड़े बड़े साइन बोर्ड देखे होंगे दुकानों के बाहर लगे हुए जो कि ग्लो करते हैं। तो वो क्या है? उनको नियॉन या प्लाज्मा साइन बोर्ड कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें सारी की सारी किसके अंदर आती है? ये स्टेट ऑफ मैटर के अंदर आती है। तो खैर यहाँ पे हम प्लाज्मा या बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में तो नहीं डिस्कस करेंगे, हम केवल सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, सॉलिड स्टेट में मैंने आपको बता दिया कि सॉलिड स्टेट आप 12th में आके पढ़ेंगे। हम यहाँ पे जनरली जो स्टडी करेंगे वो गैस की करेंगे और कुछ पोर्शन सॉलिड लिक्विड का करेंगे, लेकिन फिर भी हम अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इनको देखेंगे। जनरली आप लोगों को पता है कि सॉलिड क्या होता है। सॉलिड क्या होता है? जिसका शेप या साइज यानी वॉल्यूम और शेप जिसका क्या होता है? डेफिनिट होता है, वो क्या होता है? सॉलिड होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सॉलिड हम उसे कहेंगे जो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है? फ्लोइंग प्रॉपर्टी नहीं शो करता है, यानी कि जिसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अबव देन रूम टेम्परेचर होता है। तो जिसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अबव रूम टेम्परेचर होगा वो क्या होगा? सॉलिड होगा। लिक्विड क्या होता है? लिक्विड का डेफिनेट वॉल्यूम तो हो सकता है लेकिन शेप डेफिनेट नहीं होता। जिस चीज़ में आप डालोगे उसी चीज़ का शेप क्या कर लेता है? ले लेता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो लिक्विड है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है? बिलो द रूम टेम्परेचर। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? बिलो द रूम टेम्परेचर। किसका? लिक्विड का। लिक्विड का मेल्टिंग पॉइंट बिलो द, इसलिए वो क्या करता है? फ्लो करता है। मेल्टिंग पॉइंट बिलो द रूम टेम्परेचर और बॉइलिंग पॉइंट अबव द रूम टेम्परेचर। और जो गैसेस स्टेट है, गैसेस स्टेट क्या होती है कि इसका ना तो कोई वॉल्यूम है और ना ही इसका कोई शेप है। जिस चीज़ में आप रखोगे, जैसे ये रूम है, यहाँ पे अगर हम कोई गैस डालें तो वो इस रूम का शेप ले लेगी, चारों तरफ फैल जाएगी। तो लिक्विड का ना तो कोई डेफिनेट शेप होता है, ना ही इसका कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो गैसेस होती है उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बिलो द रूम टेम्परेचर। उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो रूम टेम्परेचर से क्या होता है? बिलो होता है, कम होता है। इसलिए वो क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह फैल जाते हैं पूरी जगह पे, यानी उनकी क्या है? एक तरह से पार्टिकल क्या करते हैं? फ्लो करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक चलते हैं। तो ये तो जनरल चीज़ें सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में थी। अब इसमें जो सबसे मेन चीज़ आती है वो आती है क्या? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं क्या? जनरली इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स जनरली आप लोगों ने देखा होगा
कि चलो हम यहाँ पे नोबल गैसेस को फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं। जो नोबल गैसेस होती हैं, नोबल गैसेस का जो ऑक्टेट होता है वो क्या होता है, उसका कंप्लीट ऑक्टेट होता है। यानी कि जब इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है तो ये किस फॉर्म में आ जाती है, इनर्ट फॉर्म में आ जाती है। और जब ये इनर्ट फॉर्म में आती हैं तो ये किसी भी अदर एलिमेंट के साथ कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करती, यानी इनमें कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होती। जनरली कोई भी फोर्स तब लगता है जब क्या होता है, जब उनमें बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा या इंटर इलेक्ट्रॉनिक अट्रैक्शन होगा, तभी जाके क्या होगा, कोई इंटरमोलिकुलर फोर्स है, इंटर न्यूक्लियर जो फोर्स है वो बनेगा। ठीक, अब हम थोड़ा सा इस चीज़ पे एक वो करते हैं कि नोबल गैसेस लिक्विफाई हो जाती है, यानी नोबल गैसेस को हम लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब कैसे हम इसको लिक्विड स्टेट में कैसे कन्वर्ट हो गई ये गैसेस, जबकि क्या इनके बीच में तो कोई इंट्रैक्शन फोर्स ही नहीं है। भाई अगर हम किसी चीज़ को गैसेस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में अगर ला रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, लो टेम्परेचर, ठीक है, और हाई प्रेशर। अगर हम किसी गैस को हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे रखते हैं तो वो गैस इजीली क्या होती है, लिक्विफाई हो जाती है। टेम्परेचर लो कर दिया, टेम्परेचर लो करने पे क्या होता है कि जो उनके मॉलिक्यूल की या उनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है जिस चीज़ से बना हुआ है, वो जो पार्टिकल है या एटम है या मॉलिक्यूल है, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब हम टेम्परेचर क्या करते हैं, लो करते हैं टेम्परेचर, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, कम हो जाती है। जब काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो जो उनकी फ्लोइंग टेंडेंसी है वो थोड़ा सा धीमी हो जाएगी। ऊपर से हमने प्रेशर अप्लाई कर दिया। अब जब हम प्रेशर यूँ दबाएंगे तो क्या होगा, गैसेस की जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड होंगे ना। भाई एक जनरल सी बात है कि एक ये हमने कोई वैसल हमारे पास, इसमें हमने गैस रखी हुई है। अब ये देखो, ये हमने सपोज यहाँ से बंद कर दिया, ये इसमें गैस है, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया कि इसका टेम्परेचर कर दिया लो। अब ये दूसरी कंडीशन में हमने क्या कर दिया, इसका टेम्परेचर लो कर दिया। देखो हमने इसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं करना, हमने इसके वॉल्यूम में या इसके मासेज वगैरह में कोई चेंज नहीं करना, सेम गैस हमने रखी। अभी देखो यहाँ तक थी। अब हमने इसको कंप्रेस कर दिया, ये हमने क्या लगा दिया, एक प्रेशर लगा दिया, प्रेशर और लो टेम्परेचर। तो क्या होगा, जब यहाँ से हम प्रेशर एक्सर्ट करेंगे तो जो गैसेस के पार्टिकल हैं वो थोड़ा से क्या हो जाएंगे, क्लोजली पैक्ड हो जाएंगे, यानी थोड़ा सा पास पास आ जाएंगे। और जब ये पास पास आएंगे, एक तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी इनकी, कम हो गई। काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, हमने प्रेशर अप्लाई किया, प्रेशर अप्लाई करने से क्या हो गया, ये जो पार्टिकल है थोड़ा सा क्लोजली पैक्ड हो गए। जब ये क्लोजली पैक्ड होते हैं तो इनके बीच में एक इंट्रैक्शन फोर्स वर्क करना शुरू कर देता है। अब वो फोर्स ऑफ रिपल्शन भी हो सकता है, वो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है, जिसके कारण क्या होता है कि ये जो पार्टिकल है वो एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। और जब एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो एक दूसरे पे क्या करते हैं, इंट्रैक्शन फोर्स, जिसको हम क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। क्या कहते हैं हम इसे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। और जब एक दूसरे को ये अपनी तरफ फोल्ड करेंगे तो गैसेस किस फॉर्म में आ जाती है, लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। क्लियर। तो जो गैसेस हैं वो जब लिक्विड फॉर्म में आ जाती हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनके बीच में कोई ना कोई इंट्रैक्शन फोर्स लगा है। अब जनरली अगर हम उनको गैसेस स्टेट में देखें तो गैसेस स्टेट में क्या है, गैसेस स्टेट में उनके अंदर कोई फोर्स नहीं है, न फोर्स ऑफ न फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, न फोर्स ऑफ रिपल्शन है। लेकिन जब हमने प्रेशर रेज किया, टेम्परेचर लो किया, तो जो पार्टिकल्स हैं क्लोजली आ गए और किस फॉर्म में आ गए, एज ए फ्लोइंग टेंडेंसी, यानी लिक्विड फॉर्म में आ गए। तो इसका मतलब इनके बीच में कहीं ना कोई जो फोर्स है वो डेवलप हुआ है, और उस फोर्स के डेवलप होने के कारण ये क्या है, लिक्विड फॉर्म में आए। तो इस फोर्स को सबसे पहले इसकी जो स्टडी की थी वो एक डच साइंटिस्ट थे और उनका नाम था वान डर वाल। तो उन्होंने सबसे पहले इस फोर्स को देखा, उन्होंने इस फोर्स की स्टडी की
और इसीलिए उनके ऑनर में इन जो तीनों चारों फोर्स हैं इनको कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, वान डेर वाल फोर्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये फोर्स कब कब और किस किस कंडीशन में अराइज होते हैं अब हम ये देखेंगे। ठीक है, तो जनरली ये जो फोर्स होते हैं ये 4 टाइप के होते हैं। ठीक है, तो किस किस टाइप इंटरेक्शन फोर्स के कारण ये फोर्स अराइज होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, उनको मैं बता रहा हूँ। उनके मैं यहाँ पे क्या नाम भी लिख रहा हूँ साथ में। तो आप देखिए, सबसे पहले आता आपका डिस्पर्शन। डिस्पर्शन और लंदन फोर्स। डिस्पर्शन और लंदन फोर्स, ठीक है, किस कारण से अराइज होते हैं, डिस्पर्शन या लंदन फोर्स के कारण से, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। दूसरा आता है यहाँ पे डाइपोल फोर्स। ठीक है, तीसरा आता है आपका डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। थर्ड हो गया आपको डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। ठीक है, और चौथा आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो फोर्थ टाइप का आता है आपका, वो आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर? तो ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अराइज होते हैं ये इन 4 फोर्स के कारण होते हैं और इन्हीं चारों फोर्स को कलेक्टिवली लंदन फोर्स कहा जाता है। ठीक है, सॉरी, वान डेर वाल फोर्स कहा जाता है। वान डेर वाल के ऑनर्स में इनका कलेक्टिवली नाम वान डेर वाल फोर्स दिया गया। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या देखेंगे, डिस्पर्शन और लंदन फोर्स को। ये जो फोर्स सबसे पहले देखा था, ये किसने देखा था, ये फोर्स देखा था लंदन ने। ठीक है, जर्मन साइंटिस्ट थे फ्रिट्ज लंदन, इन्होंने सबसे पहले इस फोर्स को स्टडी किया था। तो इनके नाम पे इसको क्या दिया गया है, लंदन या डिस्पर्शन फोर्स। अब होता क्या है लंदन या डिस्पर्शन फोर्स, होता क्या है, जनरली ये फोर्स तब अराइज होता है जब कोई एटम या कोई मॉलिक्यूल क्या होता है, उसके अंदर कोई भी डाइपोल मोमेंट नहीं होता है। यानी नॉन पोलर मॉलिक्यूल में जो कि सिमेट्रिकल क्या होता है, जो कि इलेक्ट्रिकली सिमेट्रिकल होता है। तो इलेक्ट्रिकली सिमेट्रिकल होता है यानी किस नेचर का होगा, ये नॉन पोलर नेचर का होता है। और नॉन पोलर नेचर होने के कारण इसके अंदर कोई डाइपोल नहीं होता है। ठीक है, तो ये फोर्स कहाँ राइज होता है, ये फोर्स उन मॉलिक्यूल में या उन कंपाउंड या उन एटम में, या जनरली एटम या मॉलिक्यूल आएंगे यहाँ पे, तो उनमें ये अराइज होता है जहाँ पे जनरली ये किस नेचर के होते हैं, नॉन पोलर नेचर के होते हैं। और इनका जो इनके अंदर जो डाइपोल मोमेंट है वो डाइपोल मोमेंट या डाइपोल इनके अंदर नहीं होता है। और तीसरी चीज़, ये इलेक्ट्रिकली क्या होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हम ये मान के चलें, ये हमारे पास एक क्या है, ये ए एटम है और ये हमारे पास बी एटम है। ठीक है, ये क्या है, दोनों नॉन पोलर नेचर के हैं। दोनों का जो नेचर है वो क्या है, नॉन पोलर। ये भी नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर। नॉन पोलर जो नेचर के होते हैं उनके बीच में कोई इंट्रैक्शन फोर्स नहीं लगता है। ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस हो गया पॉजिटिव पार्ट, ये इसका न्यूक्लियस हो गया पॉजिटिव पार्ट। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पास पास। ठीक है, ये एटम ए हो गया आपका और ये हो गया आपका एटम बी। ये क्या रखे हुए, एक दूसरे के पास पास रखे हुए। ठीक, अब क्या होता है कि जब हम इनको एक दूसरे के बिल्कुल करीब ले आते हैं, पास ले आते हैं, इनको हम क्या करते हैं, हमने इनको बिल्कुल क्लोजली एक दूसरे के बिल्कुल पास ले आए। वहाँ पे तक भी क्या होते हैं, ये दोनों नॉन पोलर नेचर के हैं, वहाँ पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन
क्या होता है कि जब एटम ए, हम ये मान के चलते हैं कि एटम ए का इलेक्ट्रॉन क्या है, मूविंग कर रहा, या एटम बी का इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा, मूविंग कर रहा। जब इलेक्ट्रॉन मूविंग करते हैं एटम में तो यहाँ पे सिमेट्रिकल जो कंडीशन है वो डिस्टर्ब हो जाती है। यानी एटम ए का इलेक्ट्रॉन जैसे इसने मूविंग की तो ये एटम ये क्या हो गया, अनसिमेट्रिकल हो गया। ठीक है, और अनसिमेट्रिकल होने के कारण यहाँ पे ये क्या है, ये थोड़ा सा किस में आ गया, पोलर नेचर में आ गया। यानी कि इसका जो पॉजिटिव पार्ट है वो थोड़ा सा क्या हो गया, शिफ्ट हो गया यहाँ। ठीक है, अब ये जो पॉजिटिव पार्ट है यहाँ शिफ्ट हुआ तो इधर क्या होगा, इसका नेगेटिव पार्ट होगा। यानी इलेक्ट्रॉन मूविंग कर रहे हैं तो ये इसका नेगेटिव पार्ट है, ये इसका पॉजिटिव पार्ट, इसको हम ये ले लेते हैं, और ये इसका नेगेटिव पार्ट हो गया। यहाँ इलेक्ट्रॉन है। अब ये देखो इसका नेगेटिव पार्ट और ये आपका एटम बी, एटम बी का कौन सा पार्ट, एटम बी का ये पॉजिटिव पार्ट, ये वाला देखो, ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो इस कारण से ये दोनों क्या हो जाते हैं, असिमेट्रिकल हो जाते हैं, और असिमेट्रिकल होने के कारण ये किस नेचर में आ जाते हैं, पोलर नेचर में। यानी इनके बीच में एक फोर्स अराइज हो जाता है। यहाँ पे क्या है, ये देखो, ये एक फोर्स डेवलप हो गया, ये फोर्स अराइज हो गया। ठीक है, और इसी फोर्स को क्या कहा जाता है, इसी फोर्स को कहा जाता है लंडन या डिस्पर्शन फोर्स। तो ये क्या है आपका, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, किसके कारण है, इलेक्ट्रॉन के कारण। तो ये है आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है लंडन और डिस्पर्शन फोर्स। तो होता क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन मूविंग करता है तो इलेक्ट्रॉन मूविंग के कारण जो एटम वो एसिमेट्रिकल हो जाता है, एसिमेट्रिकल होने के कारण एक साइड पॉजिटिव और एक साइड क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और इसके कारण जो दूसरा एटम है, जो दूसरा एटम है वो इलेक्ट्रिकली क्या हो जाता है, वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है। यानी कि पहले एटम का नेगेटिव एंड दूसरे एटम के पॉजिटिव एंड की तरफ आ जाता है, और जिस कारण इन दोनों में क्या लगता है, फोर्स ऑफ, क्या लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में डेवलप हो जाता है, और इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कहा जाता है, लंडन फोर्स। ये जो फोर्स होता है ये बहुत वीक फोर्स होता है, और जनरली ये फोर्स जो अराइज होते हैं ये नोबल गैसेज में जनरली ये अराइज होते हैं, या जैसे H2 मॉलिक्यूल हो गया, O2 मॉलिक्यूल हो गया, इनमें ये फोर्स जनरली अराइज होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना बहुत है। कल हम नेक्स्ट वीडियो में जो करेंगे वो डायपोल डायपोल और दूसरा डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल और हाइड्रोजन बॉन्ड, इनको एक साथ हम करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए गुड बाय।